Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you again to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. And in this process, we get a lot of valuable information from the top management itself. And today, friends, we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company today we are going to talk about is Riyasat Lifestyle Limited, and I have the privilege of having the managing director Mr. Gaurang Galia. गौरंग भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो गौरंग भाई, पहला सवाल जो बहुत बेसिक है, हमको आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। क्या बिजनेस मॉडल है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है, और सर थोड़ा बहुत जर्नी के बारे में बताइए कि ये धंधा आपने खुद शुरू किया था, फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है, या आपके फादर के टाइम का था जो आपने कंटिन्यू किया। तो सर आप इसके बारे में भी हमको बताइए। समझा देता हूँ सर। सर 2016 में मैंने बीटेक मेरा कंप्लीट किया और उसके बाद मेरा फादर का सेम बिजनेस, ये एथनिक वेयर, मेंस एथनिक वेयर। हम यहाँ से अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर भावनगर करके एक जगह है, वहां पर हम एथनिक वेयर का रेंटल का बिजनेस करते थे, मेरा फादर। तो मैंने बीटेक कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मेरा प्लान था कि भाई मैं सोलर के फील्ड में आगे बढ़ूंगा। सोलर के फील्ड में मैंने जॉब भी किया और जब मैंने फिर 1 साल बाद मेरा खुद का बिजनेस सोलर में स्टार्ट करने का चालू किया, तो ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाया और मैं थोड़ा हो गया फ्री। तो सोचा कि फादर का सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, तो ये सेम चीज अहमदाबाद के अंदर मैं स्टार्ट करूं। तो फिर यहाँ पर भी मैंने रियासत करके ब्रांड लॉन्च किया और 2021 के अंदर हमने फर्स्ट स्टोर हमारा डाला रियासत का 2021 के अंदर। और फिर हमने ये जर्नी स्टार्ट किया जहाँ पर मेंस एथनिक वेयर को हम कैटर करते थे। थोड़े टाइम के बाद हमने वुमेन्स वेयर भी स्टार्ट कर दिया 6 महीने के बाद, और फिर मेंस और वुमेन्स दोनों का हमने स्टार्ट किया, रियासत करके ब्रांड बनाई और फिर हम यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की। 2 साल 3 साल के अंदर यहाँ पर अहमदाबाद के ही हमने 4 स्टोर कवर किए और एक स्टोर हमने बड़ौदा के अंदर ओपन किया। और लास्ट ईयर हमने मुंबई सांता क्रूज, जहाँ पर एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है, तो वहां पर हमने हमारा नया स्टोर ओपन किया। और तो यही है, और फ्यूचर अभी यही है कि भाई हमने टोटली इवन पास में अभी 2021 तक सोलर कर रहे थे, वो बंद करके पूरा फोकस्ड हमने रियासत पे कर दिया और इसी को अभी आगे कंटिन्यू लेके जा रहे हैं। ठीक है गौरंग भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। बीटेक होने के बाद आपने आपके फादर के बिजनेस को सपोर्ट किया। गौरंग भाई, थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताइए। हालांकि ये प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स है, लेकिन विद इन द वुमेन कैटेगरी एंड मेंस कैटेगरी मेंस और वुमेन्स का कंप्लीट एथनिक वेयर, मतलब मेंस वेयर के अंदर आप समझो सूट, शेरवानी, कुर्ता पायजामा, इंडो वेस्टर्न्स, बंद गला, जोधपुरी, हर एक चीज मेंस वेयर की जो भी है हम उसमें कैटर कर रहे हैं। और वुमेन्स वेयर के अंदर भी लहंगा चोली है, इंडो वेस्टर्न्स है, साड़ी है, सूट्स है, सलवार कमीज, ये जितने भी प्रोडक्ट है वुमेन्स वेयर के एथनिक के रिलेटेड, फेस्टिव ओकेजन जो बोलते हैं ना, और हाई एंड, वो सब चीजें हम कैटर करते हैं। और थोड़े हमारी ब्रांड जो है लग्जरी सेगमेंट के अंदर आती है, मतलब प्रीमियम वेडिंग वेयर जो बोलते हैं, वो कैटेगरी के अंदर हम फॉल करते हैं। बिल्कुल, नहीं समझ गया। गौरंग भाई, मेरे को एक बात बताइए कि बेसिकली ये जो सारे सेगमेंट्स वुमेन के हैं, मेन के हैं, इसमें से कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे यू कैन से जो हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग प्रूव हो चुका है? ऑल्दो सारे सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, बट उसमें से जो कैटेगरी वाइज शादी के टाइम पर या मे बी सेम मेन हमारे बिजनेस के अंदर जो मेन 2 है, वो ग्रूम्स और ब्राइड के जो दोनों के जो आउटफिट होते हैं, मतलब लहंगा चोली बोलो और मेंस के अंदर शेरवानी बोलो, तो ये दोनों, और फिर उसके साथ जो कुर्ता पायजामा और इंडो वेस्टर्न्स की कैटेगरी, मतलब ये मेन 4-5 कैटेगरी के अंदर ही हमारा 65% बिजनेस कवर हो जाता है। अच्छा, और सर मेरे को बताइए कि वुमेन्स और मेंस कैटेगरी को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इस साल का रेवेन्यू है, तो उसमें से कितना मोटा मोटी वुमेन्स वेयर से आया है, कितना मेंस वेयर से आया है? सर मोटा मोटी परसेंटेज अगर आप बताएं। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 55-45। मेंस के स्टोर ज्यादा है तो मेंस इसके अंदर लीड कर रहा है, तो 55-45 रहेगा लास्ट ईयर कंपेयर में।
ओके। अच्छा, दूसरा गौरंग भाई मेरे को बताइए, नॉर्मली प्रोडक्ट का कैटेगरी को थोड़ा पॉपुलराइज करने के लिए, उसको थोड़ा वायरल बनाने के लिए सर कौन कौन से मार्केटिंग मीडियम आप यूज करते हो? आपने बोला आपके करीबन 6 स्टोर्स है, यानी एक यस बॉम्बे में यस है यस और यस। बाकी आपके अहमदाबाद बड़ौदा में है। सर नॉर्मली कस्टमर का टच पॉइंट करने के लिए आपको किस प्रकार का एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग, आप किस प्रकार का यूज सबसे करते हैं? सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो सर हमारा सोशल मीडिया, हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर हमारा एड प्रमोशन वगैरह चलता रहता है, वो जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। बाकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूजीसी कंटेंट क्रिएट करते हैं, और कभी कभी समझो सेल जैसा पीरियड आता है उसके अंदर हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइज भी करते हैं, होर्डिंग्स की वगैरह भी कर लेते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर हर जगह हम एक्टिव है। ओके। अच्छा गौरव भाई, अभी तो हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र में डोमिनेंट है। महाराष्ट्र में तो अभी सेंटा क्रूज दैट इज बॉम्बे में आपने सेटअप किया है, बट यस यस। आगे चल के सर हमारा फोकस गुजरात महाराष्ट्र पे ही रहेगा। ये मार्केट आप पहला कैटर करना चाहोगे 2-3 साल के लिए, आने वाले के लिए? नहीं, अभी हम इसीलिए साउथ में कैटर करना चाहते हैं सर। साउथ के अंदर जो दो स्ट्रॉन्ग है रीजन, हैदराबाद और बेंगलोर, वहां पर हम जाना चाहते हैं। और सूरत एक हमारा हमारा भी बाकी रहा हुआ है, तो गुजरात के अंदर एक सूरत फोकस्ड है हमारा कि सूरत में हमको करना है। और मुंबई में भी एक स्टोर करेंगे, जो साउथ मुंबई मतलब काला घोड़ा की साइड की हमारा प्लानिंग है कि जो एकदम अल्ट्रा लेवल के लग्जरी का जो कस्टमर है उसको भी हम कैटर कर पाए। ओके। अच्छा गौरंग भाई, अभी तो मैं देख रहा था अपना, मेरे ख्याल से 4 अपने आउटलेट है और ये बेसिकली ईबीओज है, यानी 6 ईबीओज है। तो सर मेरे को बताइए कि नया आउटलेट आप प्लान कर रहे हो, 4 आउटलेट, पब्लिक इशू से आप बोल रहे हैं कि 4 नए आउटलेट हम्म करोगे, तो मोटा मोटी हम्म। सर कितना टाइम लगता है एक आउटलेट को ऑपरेशन करने में, यानी चालू होने में? और सर मोटा मोटी खर्चा कितना होता है, ओपेक्स और कैपेक्स, थोड़ा अंदाजा मेरे को बताइए कि उसको एक कमीशन आध स्टोर करने में करने समझो हमको हमारी रिक्वायरमेंट 3,000 से लेकर 6,000 स्क्वायर फीट के रेल होती है। मिनिमम 3,000 फुट हमको चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम 6,000 7,000 के अंदर हमारा काम चल सकता है। तो ऑन एन एवरेज देखो तो हमको एक स्टोर के पीछे कैपेक्स 3 करोड़ रुपए लगता है। अच्छा। और ये समझो ऑपरेट करने में ये साल का प्लानिंग, पहले फर्स्ट ईयर के अंदर हम दो स्टोर करेंगे और नेक्स्ट ईयर के अंदर हम 2 स्टोर ओपन कर देंगे। तो अच्छा। हमको लग रहा है कि ये एक स्टोर और ये कैपेक्स और सब कुछ मिला के एक स्टोर हम 4 महीने 3.5 महीने के अंदर ये ओपन कर सकते हैं। अच्छा। और गौरव भाई, मोटा मोटी जब आप नया स्टोर लॉन्च करते हो, ये आपने जो बताया सर, मोटा मोटी इसका ब्रेक इवन यानी रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल लाने के लिए मोटा मोटी कितना टाइम लगता है? साल भर में ब्रेक इवन होता है या थोड़ा लंबा समय लगता है? ब्रेक इवन एक्चुअली बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारा स्टोर का लोकेशन, फिर स्टोर कौन से टाइम पे ओपन होता है। अभी स्टोर मान लो कि हम मार्च अप्रैल में करेंगे तो हमारी सीजन का टाइम जो होता है वो अगस्त के बाद रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टोर होता है वो सितंबर फर्स्ट वीक तक कोई भी स्टोर नया ओपन हो जाए तो हमारा तुरंत डे 1 से ही हमको बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो जाता है। तो अच्छा। ये सब चीजों, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि 18-20 महीने के आसपास चलेगा। ये कर सकता है। चलेगा। और मोटा मोटी जब आप बता ही रहे हो, तो उसका मतलब नॉर्मली सेकंड हाफ गौरंग भाई इज बेटर, यानी सितंबर सुपर टू सेकंड मार्च। हाफ ही है जो, यस यस यस। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 2 हाफ के में तो हमारा प्रिपरेशन का ही टाइम रहता है। सेकंड हाफ हमारा हमारे लिए जो रहता है वो मेन ओके। ठीक है। सेकंड। अच्छा गौरव भाई, अभी थोड़ा सा बताइए, आपने ये बिजनेस शुरू किया फादर के टाइम के बाद, सर मुझे बताइए आपके हिसाब से ये जो कैटेगरी हम लोग कैटर करते हैं, मेंस वेयर का, वुमेन्स वेयर का, और जो सेगमेंट्स आपने बताया, सर देखो मैरिजेस तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग शादियों के यस टाइम पे यस काफी खर्चा करते हैं। सर कितना बड़ा मार्केट ये हमारे लिए हो सकता है? क्योंकि अभी तो हम अहमदाबाद और महाराष्ट्र में, आप कह रहे हैं कि साउथ में भी जाना है। मोटा मोटी सर यस। ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी अपने लिए कितनी बड़ी लगती है? हमारी कंपनी सर किस जैसे प्रकार मैंने से? स्टडी, जहां तक हमारा है तो ये 2023 के अंदर ये मार्केट करीबन 19 बिलियन का था। हालांकि ये 2030 तक 30-31 बिलियन तक का हो रहा है। मतलब हर साल इसका 7-8% इसमें ग्रोथ है। और आजकल जिस हिसाब से वेडिंग्स हो रहे हैं, इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और समझो कि बड़ी बड़ी कंपनी जो पहले सिर्फ कैजुअल्स में थी वो आजकल डाइवर्सिफाई होकर एथनिक में आ रहे हैं। तो मार्केट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। ओके, ये ठीक है, समझ गया। गौरव भाई मेरे को बताइए, हमारा जो टारगेट सेगमेंट है, जो लोगों को हम कस्टमर टारगेट करते हैं, वो टिपिकली किस प्रकार, वो जेनजी वाले हैं या बेसिकली थोड़ा सा ऊपर मैच्योर्ड कैटेगरी के लोग हैं? उनका एज प्रोफाइल क्या हो सकता है, जरा इनके यार बारे में बताइए। ये एक्चुअली क्या है कि समझो जेनजी भी हमारे को आते हैं,
जिसकी शादी होती है वो दूल्हा भी थोड़ा मैच्योर हो चुका होता है, तो वो भी होता है, और उसके फादर्स या उसके दादाजी, उसका भी कलेक्शन हम बनाते हैं। तो ये समझो कि 20 साल से लेके अप टू 75 ईयर्स तक के अच्छा। लोगों को लिए हम कैटर करते हैं। लेकिन हाँ, हमारा टेस्ट प्रीमियम है, हम जो बनाते हैं वो पूरा कस्टमाइजेशन, ये सब चीजें हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के ही हम चलते हैं हर भी हमारा कोई भी कलेक्शन के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताइए सर कि टिपिकली अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरी जो हमने बात की, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर का, सर मोटा मोटी सर हमको लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक प्राइसिंग रेंज बताइए, यानी लोअर लेवल से कहाँ से प्रोडक्ट्स प्राइसिंग शुरू होती है और हाईएस्ट लेवल पे कहाँ जाती है? सर जैसे कुर्ता पायजामा जैसी प्रोडक्ट हो गई तो वो तो समझो कि 5,000 से स्टार्ट हो जाती है, और शेरवानी वगैरह हमारी 20, 22, 25 हजार से हमारी शेरवानी का स्टार्टिंग रेंज है। एंड रेंज तो सिर्फ इसमें कुछ वो जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, अप टू 2.5-3 लाख 3.5 लाख तक के भी हम लहंगे बेचते हैं। अच्छा। तो हाँ, लेकिन ये एवरेज आप बोल सकते हो तो वो 35,000 से लेके 40-45 हजार तक की एवरेज रेंज है हमारे पास शेरवानी और लहंगा चोली के अंदर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा था सर, प्रोस्पेक्टस से एक डेटा मुझे मिला है जो मुझे लगता है आप ही हमको क्लियर करके बता सकते हैं। सर करीबन 70-75% हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, और बेसिकली हम स्टॉक खरीदते हैं, बाद में हमारा नेटवर्क जैसे आपका ईबीओज है, आपके शॉप से आप बेचते हैं। यस सर यस यस। ये कोई स्ट्रेटेजी है कि अपने को माल खरीदना है ट्रेडिंग से और उसको वापस ब्रांड करके बेचना है? सर इसका मेन कारण क्या है? इसीलिए हमने ये जो फंड का यूटिलाइजेशन के अंदर हम हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमने ओके। ऑलरेडी मुंबई के अंदर हमने हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल दिया है, और ओके। जिससे हम हाई मार्जिन और प्रोडक्ट का आइडेंटिटी अलग कर सके कि मार्केट में ये प्रोडक्ट है सिर्फ रियासत का, ये उसकी आइडेंटिटी हो जाए। और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग को हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे जितना भी बढ़ेगा तो वो जो बीच में होलसेलर का जो मार्जिन है वो कट डाउन कर सकते हैं। तो उसका मतलब आगे मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस होगा, राइट गौरंग भाई? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहेगा, यस। ठीक इन है, हाउस समझ। डिजाइनर्स हमने रखे हुए हैं। अच्छा सर, अभी डिजाइनर की बात हुई है तो गौरंग भाई थोड़ा सा हमको बताइए, डिजाइनिंग कैसे होती है, हमारे डिजाइनर काम कैसे करते हैं, कितने डिजाइन अभी हमारे पास डेटाबेस में है, और हर साल सर कितने नए डिजाइन करने की कोशिश करते हैं? सर डिजाइनर का काम और पूरी इस प्रोसेस के बारे में आपको बता दूं तो सबसे पहले हम फैब्रिक का सोर्सिंग होता है। फैब्रिक के देख के हम उसका डिजाइनिंग पहले स्केचेस वगैरह बनाते हैं, उसके बाद उसका आर्टिस्ट जो होता है वो पूरा खाका रेडी करता है। उसके बाद उसका कटिंग वगैरह पे जाता है, अगर डाइंग की रिक्वायरमेंट हो तो हम कलर शेडिंग और डाइंग कराते हैं। उसके बाद उसमें जो भी हमारा हैंडवर्क का एम्बलिशमेंट होता है, और उसके बाद वो जो भी होता है पीस रेडी होके कोई भी स्टोर के अंदर डिस्पैच होता है। अच्छा। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है। अभी इसके अंदर सभी डिजाइनर को उसकी कैटेगरी के हिसाब से हम दे देते हैं कि भाई ये अगर डिजाइनर सिर्फ कुर्ता पायजामा बना रहा है तो उसको मंथली इतना टारगेट देते हैं, शेरवानी बना रहे तो उसको थोड़ा कम देते हैं। तो ये भी सब डिजाइनर्स को हमने बाइफरकेट किया हुआ है। ओके। अच्छा सर, एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी आपने आंसर किया सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप है, ये अभी आप बोल रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा, तो हम ये मान सकते हैं कि सर 27 FY27 या FY28 में इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि 26 तक तो ट्रेडिंग पे फोकस था। जबरदस्त जबरदस्त मिलेगा आपको, जबरदस्त, क्योंकि ऑलरेडी हमने वेट नहीं किया है आईपीओ का, ऑलरेडी सेटअप गोरेगांव के अंदर हमने चालू कर दिया है, ठीक है। और उसका रिजल्ट हमको अभी अभी से मिलना चालू हो चुका है। चले। अच्छा गौरव भाई, दूसरी बात बताइए कि हमारा जो धंधा है वो ज्यादातर देखो सीजन के हिसाब से चलता है। आपने बोला कि सितंबर के बाद रियल सीजन आता है, तो यस। इस धंधे में क्या रोलिंग बिजनेस आता है, या कुछ आपके पास अंदाजा होता है कि इतना माल तो बिकेगा तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगरी बना के रखते हो? यानी मुझे पूछना है कि नॉर्मली हाउ यस, डज एक द तो ये हमारा क्या है कि प्रीमियम एथनिक सेगमेंट है, तो हम जो वेंडर से प्रोडक्ट वगैरह जो परचेस करते हैं वो भी एज अ सैंपल वगैरह एक साथ में पहले नहीं लेते, पहले एक सैंपल वगैरह लेते हैं, फिर लगा कि इसका मूवमेंट ठीक है तो फिर हम उसका बल्क परचेजिंग और बल्क बाइंग हो जाता है उसका। गौरव भाई, मैं देख रहा था कि अब हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस तो काफी अच्छा, हमारे 6 स्टोर्स है, बट सर ऑनलाइन प्रेजेंस में अभी भी काफी हमारे लिए पोटेंशियल है। तो ऑनलाइन में सर क्या हम लोग पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, आगे चल के ऑनलाइन में ऑनलाइन भी फोकस ऑनलाइन के रहेगा? अंदर सिर्फ हमने ऑलरेडी हमारी टीम को सेटअप किया हुआ है गोरेगांव के अंदर ही। हमने बहुत ही अच्छी एक टीम इन हाउस हमने स्टूडियो रख दिया है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले उसका वो स्टोर में बाद में जाता है, पहले हमारे स्टूडियो के अंदर उसका फोटोशूट होकर हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो जाता है। हमने अभी जस्ट 20-22 दिन पहले हमारी वेबसाइट को रिवैम्प किया है, और
अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल जो हमारा जाएगा वो ऑनलाइन के लिए एकदम गेम चेंजिंग साबित हो जाएगा। ये ठीक है, अच्छी बात है। गौरव भाई मुझे बताइए कि हमारे धंधे में सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल क्या है? आपने बोला हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे प्राइसिंग करते हैं, तो बेसिकली यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्राइसिंग एंड नॉट द वॉल्यूम ग्रोथ। ये बात सही लगेगी मेरे यस, मास मास मार्केट वाला जो हमारे पास नहीं है, जो हमारी प्रोडक्ट को सर वैल्यू मिले कि हम हमारी जो स्ट्रेंथ है भाई, हम कस्टमाइजेशन करते हैं, हम आपको आप थ्रेड का बोलो कि भाई मुझे ये थ्रेड की जगह ये चेंज चाहिए, वो सब करते हैं। आप जो पैटर्न बोलो वो चीज हम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब हमारी स्ट्रेंथ है, तो समझो कि हम मास मार्केट में तो हम नहीं जा रहे। ठीक है। सर अभी एक रिलेटेड सवाल जो आप अच्छी तरह से हमको बता सकते हो। अभी आपने बोला कि हम मास में नहीं है, हम प्रीमियम में है। तो मुझे बताइए सर, विद इन दिस कैटेगरी सर दूसरे कॉम्पिटिटर्स तो होंगे, लेकिन हम उनसे कैसे अलग है? दो तीन चीजें बताइए। एक तो आपने बोला कि आप कस्टमाइज करते हो, जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा आप बना के देते हो, फैब्रिक यस है, यस, डिजाइन हमारी हमारी हाँ, ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो जो प्राइस में बेच रहे हैं उससे काफी हमारी प्राइस कम है। मतलब हमारी जो आप बोल सकते हो कि हम जो प्राइस रेंज है वो मास मार्केट जैसा है, लेकिन हम जो काम करके दे रहे हो डिजाइनर्स लेबल बुटीक जो टेस्ट रहता है उस टाइप का हम काम करके दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। है। ओके। अच्छा सर, अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। मेरे पास जो फाइनेंशियल है, पहले तो मैं आपको FY 25 के बारे में पूछता हूँ, फिर आप 26 के बारे में बोलिए। सर 25 में हमने देखा कि आपका रेवेन्यू जो था वो मोरलेस फ्लैट था, 23 का 25 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हाँ बढ़ा है। तो सर इसका मेन हाँ कारण क्या था कि 23 का सर, हमने 25 हो गया, तभी इन हाउस अच्छा बढ़ गया? मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था। अहमदाबाद के अंदर हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, और हमारा फोकस भी वही था कि हम तभी उसी टाइम से हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा खुद पे ध्यान देंगे। तो उसके अंदर मार्जिन हमको मिलना स्टार्ट हो गया कि भाई अच्छा मार्जिन मिलने लगा। और वही वो एक साल के अंदर देखा कि ये सब कितने भी प्रोसेस करो लेकिन फर्क धंधे में उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा तुमको। तो हमने फिर सोचा कि धंधे में अगर ग्रोथ करना है तो तुमको स्टोर्स डालने पड़ेंगे, और मार्जिन में अच्छा काम करना है तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नहीं ये नहीं दो चीजें हैं। नहीं नहीं, ये एक आपने एकदम बराबर बोला, लेकिन गौरव भाई मेरे को एक बात बताइए थी कि अभी तो आपके मार्जिन 25% है। मैं देख रहा था आपका ट्रेडिंग हम्म, रेवेन्यू 75% होने के बावजूद आपका हम्म, प्रॉफिट मार्जिन 25% है, जो बहुत अच्छी हम्म, बात है। तो हम्म। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सर क्या लगता है, विदाउट गिविंग अ नंबर, सर हमको सिर्फ बताइए ये 25% से थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा? बिकॉज 25% तो काफी सर अच्छा है सर। काफी काफी इम्प्रूव हो सकता है, और हम कर रहे हैं। क्योंकि उसका रीजन है कि जो हम अभी ट्रेडिंग भी हम कर रहे थे ना अभी तक, उसके अंदर भी हम काफी जो वेंडर्स को भी हम डिजाइन हम ही बना के दे रहे हैं, ये और हाँ एक्सक्लूसिव हमारे लिए कुछ कर रहे हैं कि भाई बरोबर। हर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा समझो दूसरा तीसरा साल है तो हम हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ उसके अंदर भी हम एक्सक्लूसिविटी कर रहे हैं कि भाई ये हमने डिजाइन का मोनोपोली ले लिया है, ये हमारी हाँ प्रोडक्ट हो चुकी है। तो वहां पर उसको उतना मिनिमम बाइंग का हम गारंटी दे देते हैं। तो बराबर। उसके अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट, तो ऑब्वियसली बीटा आगे बढ़ना ही बढ़ना ठीक है। और सर आगे गौरंग भाई, जब आप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा फोकस लगा रहे हो, तो ये ट्रेडिंग का धंधा आप स्लोली स्लोली कम करोगे या ट्रेडिंग ऑप्शन भी रखोगे? कभी आपको ट्रेडिंग से नहीं। काम देखो करना है? स्टोर के इतने सारे स्टोर्स और इतने स्टोर्स हम बढ़ा भी रहे हैं, तो स्टोर्स के अंदर हर फ्लेवर तो बहुत सारी चाहिए, और मेरा जो फ्लेवर है वो दिख जाएगा स्टोर्स पे कि भाई ये इन हाउस वगैरह का बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन कई कस्टमर्स मेरे पास हर तरीके के आते हैं, तो सब फ्लेवर थोड़े बहुत तो रखने पड़ेंगे, वो ठीक है, कभी समझ। बंद नहीं हो सकता। नहीं ठीक है। अच्छा सर, अभी 26 खत्म हो चुका है, आपको भी मालूम है मार्च 26 खत्म हो चुका है। सर मोटा मोटी अगर आप हमको रेवेन्यू पैड बताए ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले, क्योंकि मेरे ख्याल से दैट विल बी रेलेवेंट। अगर आप इफ यू कैन शेयर द बेसिक डेटा, जो रेवेन्यू 26 मार्च का हो गया या मार्च 26 का, या जो 26 लेटेस्ट तक नंबर का है। मेरे को एक्चुअली मुझे बेसिक का आइडिया नहीं है, लेकिन जीएसटी के साथ हमने करीबन 38 39 के क्रॉस किया हुआ है। ठीक है। और नहीं क्योंकि पैड जो भी भी मोटा मोटी जो हमने जो ट्रेंड हमारा चल रहा था तो वो अपसाइड ही है काफी। तो ठीक है। अच्छा गौरव भाई, अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, तो सर आपके लिए अच्छा क्रेडिबिलिटी का पार्ट है सर, मेहनत आपकी रंग लाई है। तो सर बताइए आईपीओ कितना पैसा हम मार्केट से उठाएंगे, और बेसिकली ये कहाँ पे हम लोग पैसा कहाँ पे यूज करेंगे? सर ये 30-31 करोड़ का आईपीओ है, और इसके अंदर समझो कि मेनली फोकस नए 4 स्टोर्स ओपन करना है, हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, और तीसरा मेरे को ऑनलाइन का मुझे उसका एक्सपेक्टेशन इस बार बहुत ज्यादा है कि भाई ऑनलाइन को बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना है।
ये 3 मेन की फैक्टर है जहां पर हमारा एक्सपेंड होगा। बाकी छोटा बहुत मार्केटिंग और पब्लिक को हमको दिखाना है कि हम क्या चीज बना रहे हैं, तो वो उसके अंदर रहेगा। ठीक है। अच्छा गौरव भाई, मेरे को एक बात बताइए कि अभी तो अपना ज्यादातर 25 या 26 तक ट्रेडिंग था, बाद में अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, बट अभी मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल, यानी हम दुकान में इन्वेंट्री रखते हैं सर, उसके बाद सेल होती है, तो नॉर्मली पैसा अपने को कैसा रोल ओवर होता है, कैश फ्लो कितना जल्दी आता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल समझाइए। सर कैश फ्लो में यहाँ पर एक तो हमको जो वेंडर्स होते हैं उसके अंदर हमको काफी अच्छी एक तो क्रेडिट मिलती है सर, तो 90 डेज टू 120 डेज तक की हमको लिमिट मिल जाती है, क्रेडिट मिलती है सब वेंडर से। अगर जब किसी मैन्युफैक्चरिंग का है तो वो वहां पर तो कारीगर को अपफ्रंट देना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो वो भी बढ़ेगा। अभी क्या है कि स्टॉक के अंदर हमारा काफी कुछ पैसे डंप हो चुके हैं कि भाई ऑलरेडी, और मुंबई का स्टोर हमने क्या है कि अभी रिसेंट ओपन किया है, तो वो हमको ट्रिमेंडस एक तो वहां पर रिस्पांस हमको मिला है, तो वहां पर भी हमने कलेक्शन हर तरीके का रखा हुआ है कि पहले हमने हमारे टेस्ट का कलेक्शन रखा था, लेकिन 15-20 दिन बाद वहां पर हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं, वहां पर पूरे इंडिया के कस्टमर्स परचेस करने के लिए मुंबई शहर में आते हैं, तो हमको वहां पर जो बाकी स्टोर्स की कंपेयर के अंदर हमारा काफी इन्वेंटरी काफी हाई है, तो जो भी हमारा अभी कॉस्टिंग है वो सब इन्वेंटरी के अंदर चल रहा है। ओके, पर नॉर्मली मैं ये बात मान के चलूं कि सर मोटा मोटी 90 to 100 डेज नॉर्मली वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। यस मैक्स 120 डेज। ओके सर, दूसरी बात बताइए, अभी कंपनी आप चला रहे हो तो सर आपकी टीम तो होगी, बट मुझे बताइए कि सर मोटा मोटी सर आप एज अ प्रमोटर डायरेक्टर, सर मैनेजिंग डायरेक्टर, आपका मेन रोल कंपनी में क्या है, आप क्या क्या फंक्शनल एरियाज देखते हो, नया धंधा लाना, नए स्टोर्स खोलना, या बेसिकली ऑपरेशंस देखना, ये सब सर बताइए आपका फंक्शनल रोल। मेनली मेरा काम है सोचने का, एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास पूरी टीम है, बस मैं कहाँ तक का सोच सकता हूँ, बस वही मेरा मेनली काम है। अगर मैंने सोचा है कि ये चीज मुझे करना है तो उसके पीछे मेरे पास पूरी टीम है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को हैदराबाद स्टोर करना है, मार्केट सर्च करने के बाद, तो मेरे पास वो हैदराबाद स्टोर रेडी करने तक की टीम है पूरी, कि वो वहां पर सर्वे भी हो जाएगा, उस टाइप का कलेक्शन बनाने वाली टीम भी है, उस टाइप का मतलब जो हमारे इंटीरियर है वो वहां पर वो काम खत्म कर देंगे फटाफट, तो सोचने का काम मेरा सबसे ज्यादा है। ठीक है सर, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कोविड देखा है, अभी सब कुछ टच वुड सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है सर, ये धंधे में हमारा सबसे बड़ा रिस्क है, और अभी तक आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाई है सर, एवरीथिंग शुड गो वेल इन फ्यूचर ऑल्सो, सर सबसे बड़ा बिजनेस रिस्क हमारे लिए ये धंधे में क्या है? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब मान लो कि मैं अहमदाबाद से, गुजरात से मैं महाराष्ट्र के अंदर हमने शिफ्ट किया, हमारा मतलब शिफ्ट तो क्या, हमने एक नया स्टोर वहां पर ओपन किया, तो वहां का टेस्ट और वहां का कलेक्शन हमको समझने में 1-1.5 महीना लग गया। अगर सही टाइम पे अगर मेरे को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर ये टाइप का कलेक्शन और ये टाइप का टेस्ट चल रहा है, तो हम पहले से उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेंटरीज का जो अभी आपको दिख रहा है ना थोड़ा, तो और भी कम हो सकती है। जैसे अभी हम जा रहे हैं साउथ के मार्केट में, तो हमने पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी से हो रहे हैं कि भाई साउथ में कौन सा टेस्ट चल रहा है, वहां पर हम थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, टीम को भेज रहे हैं, डिजाइनर्स को वहां पर विजिट करने के लिए भेज रहे हैं कि भाई तुम देखो, फिर उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारे धंधे में है कि हर रीजन वाइज कलेक्शन डिफरेंट रहता है। नहीं ठीक है, आई थिंक उसका मतलब एवरी मार्केट में टेस्ट और फैशन का ट्रेंड अलग होता है, तो एकदम अलग है। यस, अलग है। ठीक है सर, आई थिंक बहुत अच्छा लगा गौरंग भाई आपसे बात करके। मेरी तरफ से सर आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बेस्ट विशेस सर, पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।